वेलकम इन हेल्थ सीजियो। एंडोक्राइनोलॉजी का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें पहला टॉपिक है इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन का नाम है। ये क्या होता है, स्लाइड को रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन produced by beta cells of the pancreas, which acts to lower the blood glucose level, regulating carbohydrate and fat metabolism in the body. इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। अब ये पेप्टाइड क्या होता है, इसका जिक्र हम पहले भी बड़ी डिटेल के साथ कर चुके हैं। दोबारा फिर से मैं आपको बता दूं, पेप्टाइड कहा जाता है शॉर्ट चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स, यानी कि अमाइनो एसिड की छोटी सी चेन को हम पेप्टाइड कहते हैं। तो इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज के खुलियों में से पैदा होता है। बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज को थोड़ा समझने की कोशिश करें। पेंक्रियाज को उर्दू ज़बान में लबलबा कहा जाता है और लबलबा में 3 तरह के खुलिये पाए जाते हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वहाँ पर इंसुलिन बनता भी है और वहाँ से खारिज भी होता है। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मुनासिब रखने और कम करने में अहम तरीन किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट के तवाज़ुन को भी बरकरार रखता है और इंसानी जिस्म में फ़ैट को मेटाबलाइज करके इसकी मिकदार के अंदर भी तवाज़ुन पैदा करता है। अब पढ़ते हैं कि इंसुलिन की केमिकल नेचर क्या होती है, यानी कि ये किस साख्त का होता है। इंसुलिन इज़ अ स्मॉल सॉल्युबल प्रोटीन कंटेनिंग 51 एमाइनो एसिड्स। इंसुलिन जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये हल्पजीर प्रोटीन है और इसमें तकरीबन 51 एमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन किस तरह से काम करता है और अपना असर दिखाता है, जिसमें पहले नंबर पर है ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन किस तरह से कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर असर अंदाज होता है, जिसमें सबसे पहले पॉइंट पर है इट इंक्रीजेज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, especially in muscles, adipose tissues, the heart, smooth muscles of the uterus by activating glucokinase। सबसे पहले यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको उर्दू ज़बान में मैं थोड़ा सा समझा दूँ, यानी कि ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन असल में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस के तहत खुलियों को स्टिमुलेट करता है ताकि उसमें ग्लूकोज बाआसानी दाखिल हो सके, ख़ास तौर पर इज़लात में, एडिपोज टिश्यूज़ में, दिल के इज़लात में, स्मूथ इज़लात में और इसके साथ साथ यूट्रस में भी, यूट्रस के इज़लात में भी। ये वहाँ पर ग्लूकोकाइनेस को एक्टिवेट करता है। अब ये ग्लूकोकाइनेस क्या होता है? ग्लूकोकाइनेस एक जीन है जो कि इंसानी जिस्म में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को पहुँचाने में मदद देती है। यानी कि अगर खून के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा या कम हो गया है तो उसको पहचानने में ये जीन हमारी मदद करती है। बट ऑन द अदर हैंड, insulin does not facilitate glucose entry into the brain and red blood cells। अगर हम इसके बरक्स दूसरी तरफ देखें तो इंसुलिन जो है वो इंसानी दिमाग और इंसानी खून का खुलिया, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून के सुर्ख ज़र्रात कहते हैं, इन दोनों खुलियों में ग्लूकोज को दाखिल होने से मना करता है। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें। हमने ऊपर ये बात की है कि इंसुलिन इंसानी जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके खुलियों के अंदर ग्लूकोज को दाखिल करता है, जबकि दूसरी तरफ इंसानी जिस्म का
कुछ अहम हिस्से जिनमें शामिल हैं ब्रेन, दिमाग और रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर इंसुलिन के दाखिले को ये मना करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट इंक्रीजेज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ये ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एनर्जी भी पैदा करता है, यानी कि ये ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है ताकि इससे ज़्यादा इंसानी जिस्म को एनर्जी हासिल हो सके। इसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है इट इंक्रीजेज ग्लाइकोजन स्टोरेज इन सेल्स। ये कुछ ख़ास खुलियों के अंदर ग्लाइकोजन के महफूज करने के अमल को बढ़ा देता है। और चौथे नंबर पर लिखा है इट इंक्रीजेज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट टू बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर ग्लूकोज को फैट के अंदर तब्दील करने में भी इस अमल को भी बढ़ा देता है। सेकेंड इज़ ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन किस तरह से फैट के मेटाबॉलिज्म पर असर अंदाज होती है और काम करती है, जिसमें पहले नंबर पर है फॉर्म्स फैटी एसिड्स फ्रॉम एक्सेस लिवर ग्लूकोज बाय एक्टिवेटिंग एसिटाइल एस-कोए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल एस-कोए कार्बोक्सिलेज ये एक एंजाइम का नाम है। इंसुलिन इस एंजाइम को एक्टिवेट करती है जो कि लिवर ग्लूकोज में पाया जाता है। लिवर में पाए जाने वाला ये एंजाइम है। इंसुलिन इस एंजाइम को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से लिवर में पाए जाने वाला ग्लूकोज से फैटी एसिड्स बनते हैं। इसके बाद आगे लिखा है फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज्ड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स विच आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज़। ट्राइग्लिसराइड्स जो कि एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर महफूज हुए होते हैं, जमा हुए होते हैं, ये वहाँ पर फिर से टूट फूट का शिकार होते हैं और इनकी वजह से फैटी एसिड्स दोबारा फिर से बनते हैं। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। ट्राइग्लिसराइड्स खून में पाए जाने वाली फैट यानी कि चर्बी को कहा जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा है इट इनहिबिट्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन फैट सेल्स बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। बहुत ही हसास किस्म का हार्मोन, उसका एंजाइम लाइपेज जो कि एक एंजाइम का नाम है, इंसुलिन इसको इनहिबिट करती है, यानी कि मना करती है। कि क्यों मना करती है? ताकि जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसकी हाइड्रोलिसिस ना हो सके फैट सेल्स के अंदर। फैट सेल्स जो है वो इंसानी जिस्म के ख़ास तौर पर जिल्द के बिल्कुल नीचे ही पाए जाते हैं। इसके अलावा भी इंसानी जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में फ़ैट सेल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये जो इंसुलिन है ये बहुत ही सेंसिटिव हार्मोन लाइपेज जो है वो उसको मना करती है कि वो ट्राइग्लिसराइड्स की हाइड्रोलिसिस ना करें। थर्ड इज़ ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन किस तरह से प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर असर अंदाज होती है, जिसमें पहले नंबर पर लिखा है इट काजेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एमाइनो एसिड्स इनटू सेल्स। सबसे पहले लफ्ज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझ लें कि ये क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट असल में हल पजीर मालिक्यूल की हरकत को कहा जाता है जो कि खुलिये के अंदर और बाहर खुलिये के ऊपर लगी हुई झिल्ली के ज़रिए अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो हरकत हैं ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती हैं। इसके बाद स्लाइड को पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वो ये बता रहा है कि जो इंसुलिन है ये असल में अमाइनो एसिड्स को खुलिये के अंदर दाखिल करने में अहम तरीन अपना किरदार अदा करती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है इट प्रमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स टू फॉर्म न्यू प्रोटीन्स। ट्रांसलेशन असल में एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें मैसेंजर आरएनए को पैगाम भेजा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स बना सके। तो इंसुलिन जो है वो इस प्रोसेस को तेज़ करता है, इसको प्रमोट करता है। राइबोसोम्स के अंदर ही ये अमल हो रहा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नई इकसाम की प्रोटीन्स बन सकें। इसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा है इट प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन वन न्यूक्लियस टू फॉर्म द मैसेंजर आरएनए। ट्रांसलेशन की तरह ट्रांसक्रिप्शन भी असल में एक ऐसा
प्रोसेस है जिसमें डीएनए जो है वो पैगाम भेजता है मैसेंजर आरएनए को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोटीन्स बन सकें। तो इंसुलिन इस प्रोसेस को भी प्रमोट करता है, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, तो इसके बाद ये पैगाम मैसेंजर आरएनए को भेजा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स बनाई जा सकें। इसके बाद चौथे नंबर पर लिखा है इट इनहिबिट्स प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। इंसुलिन प्रोटीन की तोड़ फोड़ के अमल को रोकता है। और आखिरी नंबर पर लिखा है इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस के अमल को भी रोकता है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज के बनने के अमल को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं और ये 3 अल्फाज का मरकब है। ग्लूको का लफ्ज़ ग्लूकोज से निकाला गया है, न्यू के मैनी नए के हैं और जेनेसिस के मैनी बनने के हैं, यानी कि नया ग्लूकोज बनने के अमल को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और इंसुलिन जो है वो अमाइनो एसिड से ग्लूकोजिनोसेंसिस के बनने के अमल को रोकता है। इसके बाद चौथे नंबर पर लिखा है ऑन ग्रोथ, जिसमें लिखा हुआ है इंसुलिन इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ एज इट इंक्रीज प्रोटीन फॉर्मेशन। इंसुलिन ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन के बनने के अमल को तेज़ करती है। इस लेक्चर का दूसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या होता है? स्लाइड को रीड करते हैं ताकि अच्छे से इसको समझ सकें। दिस इज़ द प्रिंसिपल हार्मोन ऑफ द टेस्टिस विच कंसिस्ट ऑफ 19 कार्बन एटम्स। टेस्टोस्टेरोन बुनियादी तौर पर टेस्टिस का हार्मोन है। अब ये टेस्टिस क्या होते हैं? ये मर्दाना जिस्म में पाए जाने वाला गदूद होता है और इस गदूद में एक ख़ास किस्म का हार्मोन पाया जाता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन में तकरीबन 19 कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर डिवेलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि ये मर्दों में पाए जाने वाला हार्मोन है, तो ये उनके जिस्म को बढ़ाने और तमाम तरह की सेक्सुअल खुसूसियात को बढ़ाने का ज़िम्मेदार भी होता है। टेस्टोस्टेरोन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग मसल बल्क, एडिक्वेट लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बोन ग्रोथ, अ सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड सेक्सुअल फंक्शन। टेस्टोस्टेरोन बहुत ही अहम तरीन किरदार अदा करता है। ये इज़लात के हुजम को बढ़ाने, खून के सुर्ख ज़र्रात का लेवल बरकरार रखने, हड्डियों को बढ़ाने और इसके साथ साथ मर्दों की सेंस ऑफ वेल बीइंग यानी कि उनको माशरे में खूबसूरत बनाने, उनके किरदार को निखारने और तमाम तरह की जिनसी जो फेल होते हैं उनमें भी अहम तरीन किरदार अदा करता है। अब इसके बाद स्टडी करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की साख्त कैसी होती है। इट इज़ स्टीरॉयड इन नेचर। ये साख्त के लिहाज से स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। इनका क्या स्ट्रक्चर और क्या फार्मूला होता है ये आपके सामने यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है। इसको आपने ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। एक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किस तरह से काम करता है, जिसमें पहले नंबर पर है अफेक्ट ऑन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टोस्टेरोन किस तरह से मर्दाना तौलीदी निज़ाम पर असर अंदाज होता है, जिसमें पहले नंबर पर लिखा है ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द जेनिटल रिंच। अंदरूनी ज़िंदगी के दौरान ये टेस्टोस्टेरोन जो कि एक हार्मोन का नाम है, ये जेनिटल रिंच से खारिज होता है। अब ये जेनिटल रिंच से क्या मुराद है? जेनिटल रिंच कहा जाता है प्रिकर्सर ऑफ गोनेड्स। अब ये प्रिकर्सर ऑफ गोनेड क्या होता है? मर्दों में पाए जाने वाले टेस्टिस और औरतों में पाए जाने वाले ओवरीज को हम प्रिकर्सर ऑफ गोनेड्स कहते हैं। लेटर ऑन इट इज़ सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, जो कि बाद में प्लेसेंटा से खारिज होता है। एट दिस स्टेज इट काजेज द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द पीनस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड मेल जेनिटल डक्ट। और इस वक्त इस स्टेज के अंदर
जब ये प्लेसेंटा से खारिज हो रहा होता है तो ये माँ के पेट में पलने वाले बच्चा जो कि बेटा होता है उसके तमाम तरह के मेल जिनसी अज़ा जैसा कि पीनस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और मेल जेनिटक को बनाने और बढ़ाने में अहम तरीन किरदार अदा करता है। दिस हार्मोन आल्सो काजेज डिस्केंट ऑफ द टेस्टिस ड्यूरिंग लास्ट 2 months ऑफ द gestation and suppress the formation of फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। ये हार्मोन टेस्टिस को डिस्केंट करने की भी वजह बनता है। अब ये डिस्केंट ऑफ टेस्टिस से क्या मुराद है? हामला ख़वातीन जिसके पेट में बेटे की पैदाइश होने वाली होती है उसके आखिरी 2 माह यानी कि 9 महीनों में से जो आखिरी 2 महीने होते हैं उस दौरान ये हार्मोन की वजह से टेस्टिस जो होते हैं वो डिस्केंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके साथ साथ जितने भी माँ के फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं यानी कि माँ के जो तलीदी अज़ा होते हैं उनके बनने का अमल थोड़ा सा सप्रेस यानी कि रुक जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं जो कि है इन एडल्ट्स टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस। अगर हम जवान मर्द की बात करें तो उसके जिस्म में टेस्टिस जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से खारिज होता है? उसके जिस्म में पाए जाने वाले टेस्टिस के खुलिए जिसको लीडिंग सेल्स कहा जाता है वहाँ से ये हार्मोन खारिज होता है। दिस हार्मोन काजेज द इनलार्जमेंट ऑफ द मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये हार्मोन मर्दों के तमाम तरह के जिनसी अज़ा के बढ़ोतरी का वजह बनता है। इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट मेल सेक्स ऑर्गन्स इंक्रीजिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेंटेनिंग द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ द स्पर्म। ये मर्दों के जिनसी अज़ा पर अमल करता है। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ तरह के तमाम तरह के जिनसी जो अज़ा होते हैं उन पर अमल करता है। स्पर्म के बनने के अमल को तेज़ करता है। इसके साथ साथ स्पर्म की अफजाइश और स्पर्म के आगे बढ़ने यानी कि उसकी हरकत का भी यही हार्मोन मौजब बनता है। सेकेंड इज़ अफेक्ट्स ऑन सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स। ये हार्मोन किस तरह से मर्दों की दोहरी जिनसी खुसूसियात पर असर अंदाज होता है। दीज करैक्टरिस्टिक्स मेक देयर अपीयरेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन एट पुबर्टी। ये खुसूसियात तब नुमायाँ होती हैं जब जवानी की उम्र में जिनसी हार्मोन हावी हो जाते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑन सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स आर। ये टेस्टोस्टेरोन जो कि एक हार्मोन का नाम है ये किस तरह से सेकेंडरी सेक्स खुसूसियात पर असर अंदाज होता है। इसमें पहले नंबर पर है बॉडी हेयर, इंसानी जिस्म पर बालों का उगना। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द फेस, बियर्ड एंड मोस्टेशियस, चेस्ट, एक्सिला एंड प्यूबिस। मेल पैटर्न इज कन्वेक्स वाइल द फीमेल पैटर्न इज कनकेव। ये इंसानी जिस्म ख़ास तौर पे मर्दों के चेहरों पर बालों के उगने की वजह बनता है, जैसा कि मिसाल के तौर पर दाढ़ी और मूँछों का उगना, छाती पर बालों का बनना, बगलों में बालों का उगना और प्यूबिस वाली जगह पर भी बालों का उगना, उनका बढ़ना इसी हार्मोन की खुसूसियात की वजह से ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है बाल्डनेस यानी कि बालों का गिरना। डिक्रीज ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड। ये सर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर बालों के बढ़ने के अमल को उनके उगने के अमल को रोकता है। सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट है वॉइस यानी कि आवाज़ का भारी हो जाना। टेस्टोस्टेरोन काजेज हाइपरट्रॉफी ऑफ द लैरिंजियल मिकोजा एंड इनलार्जमेंट ऑफ द लेरिंग्स। सबसे पहले ये समझें कि लेरिंग्स से क्या मुराद है। लेरिंग्स कहा जाता है आवाज़ पैदा करने वाले आले को और ये इंसानी जिस्म के गले में पाया जाता है। अब इसके बाद एक और लफ्ज़ को समझें जो कि है हाइपरट्रॉफी। ये कहा जाता है इंक्रीज़ ग्रोथ ऑफ मसल सेल यानी कि इज़लात के बढ़ने के तेज़ होने के अमल को हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन असल में लेरिंग्स के बढ़ने के अमल पर काम करता है। इसके साथ साथ
ये लेरिंग्स में पाए जाने वाले लेरेंजियल मिकोसा उनके इज़लात के बढ़ने की भी वजह बनता है। इट आल्सो इंक्रीजेज द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वोकल कार्ड्स, द वॉइस बिकम्स डीपर। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आवाज़ पैदा करने वाली जो जगह होती है उसको लंबा कर देता है, उसमें मोटाई लेकर आता है, जिसकी वजह से मर्दों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी भारी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्किन, यानी कि जिल्द पर ये हार्मोन किस तरह से असर अंदाज होता है। टेस्टोस्टेरोन काजेस थिकनेस ऑफ द स्किन, रफनेस ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यूज, deposition of melanin in skin, and also increase sebaceous gland secretion may result in acne during puberty. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिल्द की मोटाई की भी वजह बनता है। इसके साथ साथ जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर बेतरतीबी लेकर आता है। जिल्द में पाए जाने वाला एक ख़ास किस्म का पिगमेंट जो कि जिल्द को रंग देता है, जिसको हम मेलानिन कहते हैं, उसको ये जिल्द में जमा करता है। इसके साथ साथ सेबेशियस ग्लैंड्स की खारिज करने के अमल को ये तेज़ कर देता है। ये सेबेशियस ग्लैंड्स के खारिज होने का ये अमल ख़ास तौर पर जवानी की उम्र में होता है, जिस वजह से चेहरे पर दाने यानी कि एक्नी वगैरह बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है बॉडी चेंजेस, कि मर्दों में इस हार्मोन की वजह से इंसानी जिस्म में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। टेस्टोस्टेरोन काजेज ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स इन मेल्स। टेस्टोस्टेरोन मर्दों के जो कंधे होते हैं इनको चौड़ा करता है और इसके साथ साथ मर्दाना इज़लात को भी बढ़ाता है। इट आल्सो डिक्रीजेज सबक्यूटेनियस फैट। इसके साथ साथ ये जो जिल्द के नीचे पाई जाने वाली चर्बी होती है उसको ये कम करता है। दिस इज़ वाई मेल्स हैव लेस सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज़ एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसी वजह से मर्दों के अंदर सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज़ यानी कि चर्बी जो होती है वो कम होती है बजाय औरतों की। औरतों के अंदर ये ज़्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं पाया जाता, ये मर्दों का हार्मोन होता है, जिस वजह से ये मेल के अंदर ये सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज़ कम होते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट है बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि उनके जो बात करने का अंदाज़ है, उनका जो रवैया है, उसमें इस हार्मोन की वजह से क्या तब्दीलियाँ आती हैं। टेस्टोस्टेरोन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव मूड्स, एक्टिव एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स। ये हार्मोन असल में मर्दों के जो मूड होते हैं उनको सही करने, ख़राब करने, यानी कि उनके मूड के ऊपर जो रवैया होता है उस पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं और यही हार्मोन इनकी ज़िम्मेदारी भी होता है। इसके साथ साथ उनका जो तरीक़ाकार है, उनका जो एटीट्यूड है उसको एक्टिव करता है और अपने से जो ऑपोजिट सेक्स यानी कि औरतों की तरफ रुझान को भी यही हार्मोन बढ़ाता है। थर्ड इज़ अफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस तरह से प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर असर अंदाज होता है, जिसमें पहले नंबर पर लिखा है इट इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस एंड बिल्ड अप द मस्कुलेचर। ये हार्मोन प्रोटीन के बनने के अमल को तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में इज़लात बढ़ना और बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है काजेस पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ये हार्मोन पॉजिटिवली तौर पर नाइट्रोजन के बैलेंस की भी वजह बनती है, यानी कि नाइट्रोजन के बैलेंस यानी कि उसको बरकरार रखने में ये हार्मोन अपना किरदार अदा करता है। तीसरे नंबर पर लिखा है डिक्रीजेस ब्लड यूरिया लेवल। ये हार्मोन खून के अंदर पाए जाने वाले यूरिया के लेवल को भी कम करता है, जो कि एक अच्छी वजह है। इसके बाद चौथे नंबर पर है अफेक्ट्स ऑन CNS। ये हार्मोन किस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि दिमाग का अहम तरीन हिस्सा होता है वहाँ पर ये कैसे असर अंदाज होता है। इंक्रीजेज द लिबिडो बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लिबिडो कहा जाता है शहवत की ख्वाहिश पैदा करना। सेंट्रल ये जो हार्मोन है
ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली जाके अमल करता है, जिसकी वजह से इंसानी दिमाग में ऐसी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। फिफ्थ इज अफेक्ट ऑन बोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस तरह से हड्डियों पर असर अंदाज होता है, जिसमें पहले नंबर पर लिखा है इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ बोन्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हड्डियों की मोटाई में अहम तरीन किरदार अदा करता है और इनकी मोटाई की वजह भी बनता है। दूसरे नंबर पर लिखा है इंक्रीजेस टोटल क्वांटिटी ऑफ बोन मैट्रिक्स। ये हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले हड्डियों के टिश्यूज़, जिसको बोन मैट्रिक्स कहा जाता है, इनकी तादाद में भी इजाफा करता है। तीसरे नंबर पर लिखा है इंक्रीजेस द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स इन बोन्स। ये हड्डियों के अंदर कैल्शियम जैसे नमकियात को जमा करने के अमल को भी बढ़ा देता है। हड्डियों के अंदर ही कैल्शियम के नमकियात जमा होते हैं, तो इस हार्मोन की वजह से ये अमल बढ़ जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर लिखा है नैरोज द लेंथ ऑफ द मेल पेल्विस आउटलेट। ये मर्दों का जो पेल्विस होता है उसकी चौड़ाई के अंदर और उसकी लंबाई में जो है वो एक ख़ास किस्म का तवाज़न रखता है, क्योंकि औरतों का पेल्विस पार्ट जो होता है ये बड़ा होता है और मर्दों का पेल्विस पार्ट छोटा होता है। इसके बाद पाँचवें नंबर पर लिखा है इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द मेल पेल्विस एंड मेक्स इट फनल शेप्ड। ये मर्दों के मेल पेल्विस की जो लंबाई होती है उसको एक ख़ास हद तक बढ़ाता है और उसकी शक्ल जो है वो फनल शेप बनाता है। इसके बाद आखिर पर लिखा है इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द पेल्विस एंड मेक्स इट स्ट्रॉन्ग। ये मर्दों की जो पेल्विस हड्डी होती है उसको बढ़ाता है, उसको मजबूत करता है और इसके साथ साथ उसको मजबूत करने में भी अहम तरीन किरदार अदा करता है। इसके बाद 6 नंबर पर लिखा है अफेक्ट्स ऑन बॉडी लेंथ। ये किस तरह से इंसानी जिस्म की लंबाई में इजाफा करता है या फिर ये कमी करता है, यानी कि ये हार्मोन किस तरह से इंसानी जिस्म की लंबाई पर असर अंदाज होता है। If testosterone hormone is secreted in excessive amounts, it decreases the length of the body due to the early fusion of the epiphysis। अगर ये हार्मोन बहुत ही ज़्यादा तादाद में खारिज होना शुरू हो जाए तो इसकी वजह से इंसानी जिस्म की लंबाई बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि लंबाई जो है वो इंसानी का जिस्म का जो कद जिसे कहा जाता है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसके अंदर हड्डियों में का जो आखिरी सिरा होता है उसको एपिफाइसिस कहा जाता है, उसकी फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो जो हड्डियों के आखिरी सिरे होते हैं उनके अंदर दबाहट पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसानी कद सही मुकम्मल तौर पर नहीं बढ़ पाएगा। 7 इज़ अफेक्ट ऑन BMR। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस तरह से बेसल मेटाबॉलिक रेट पर असर अंदाज होता है। सबसे पहले BMR को समझें कि ये क्या होता है। BMR का लफ्ज़ एब्रीवेशन है जिसका मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये असल में क्या होता है? जब इंसानी जिस्म बिल्कुल रेस्टिंग हालत में होता है, या फिर सादा अल्फाज में आप ये भी कह लें कि जब इंसानी जिस्म जो है वो कितने नंबर ऑफ कैलोरीज़ को इस्तेमाल करता है, जैसा कि मिसाल के तौर पर सांस लेते वक्त, दिल की धड़कन के दौरान और दिमाग के काम करने के दौरान, इस सारे अमल के अंदर जितनी भी कैलोरीज़ इस्तेमाल होती हैं उसको हम BMR कहते हैं। अब ये क्या होता है, स्लाइड को रीड करते हैं। इट इंक्रीजेज द BMR 12 to 16% ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन फॉर्मेशन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन BMR के लेवल को बढ़ा देता है, कितना? तकरीबन 12 से 16%, क्योंकि ये प्रोटीन के बढ़ने के अमल को तेज़ करता है। इसके बाद 8वें नंबर पर लिखा है अफेक्ट ऑन RBCs। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस तरह से रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून के सुर्ख ज़र्रात पर असर अंदाज होता है। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स 15 to 20%। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खून के सुर्ख ज़र्रात
जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इनकी तादाद को भी बढ़ाता है तकरीबन 15 से 20%। However, this difference may be due to the increased metabolic rate following testosterone administration rather than to direct effect of testosterone on RBC's production। ये फ़र्क जो है वो हमें इस तरह से भी नज़र आता है कि जब इंसानी मेटाबॉलिक रेट यानी कि उसके हाजमे का अमल जब तेज़ होता है तो उस वजह से भी ये ऐसा हो सकता है। इस दौरान अगर इंसानी जिस्म से टेस्टोस्टेरोन खारिज हो यानी कि टेस्टोस्टेरोन बनने का अमल हो तो फिर तो ये मतवाज़न रहता है। लेकिन अगर आप कोई इसके बरक्स कोई दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये डायरेक्टली तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो असर अंदाज होता है और ये खून के सुर्ख ज़र्रात के बनने की वजह भी बनता है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास 9 नंबर, जहाँ पर लिखा है अफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस तरह से इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयंस और पानी की मिकदार को बैलेंस करता है। टेस्टोस्टेरोन कैन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनीज। दिस अफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज ऑफ माइनर डिग्री। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गुर्दों के अहम तरीन हिस्सा जिसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, वहाँ पर दोबारा फिर से आयंस जो कि सोडियम आयंस हैं और पानी को जज़ब करने के अमल को बढ़ा देता है। जब इंसानी खून से गुर्दों के अंदर पानी और खून अलहदा हो जाता है तो फिर गुर्दों का अहम हिस्सा जिसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, वहाँ दोबारा फिर से सोडियम आयन और वाटर दोबारा फिर से जज़ब हो जाते हैं। लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन की बहुत कम असरात की वजह से होता है, यानी कि बहुत ही कम तादाद जो है वो टेस्टोस्टेरोन की इस पर असर अंदाज होती है।